हेलो एवरीवन। तो नवंबर के महीने का पार्ट 2 करंट अफेयर्स आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग नेशनल इश्यूज़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो बिना किसी डिले के आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ओके, तो इसमें ऐसा कुछ प्रोग्रेस हुआ नहीं है, बट ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच ये एग्रीमेंट चल रहा है। ओके, इस पर काम चल रहा है, तो बस इसको ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि इंडिया का किस संस्था के साथ या फिर किस देश के साथ ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट अंडर प्रेस है। ओके, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है VGIR समिट 2020। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन देख लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे उनको प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था। ओके, और VGIR का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मिशन सागर 1, 2 एंड 3। तो मिशन सागर में क्या है कि इसमें अलग अलग देशों को, इंडियन ओशन के अलग अलग देशों को भारत जो है वहाँ पर कोविड से राहत पहुँचाने का काम करता रहा है इन तीनों मिशन के तहत। ठीक है, तो उसी में इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि मिशन सागर के अंतर्गत किन दो देशों को सहायता किया गया है। तो सबसे मोस्ट रिसेंट जो है वो है मिशन सागर 3। ओके, ये दिसंबर में लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसमें कंबोडिया और वियतनाम को सहायता पहुंचाया था इंडिया। ओके, उसी तरह मिशन सागर 2 हुआ था नवंबर 2020 में, जिसमें सूडान, साउथ सूडान, जिबूती और एरिट्रिया को हेल्प पहुंचाया गया था। और मिशन सागर 1 जो हुआ था वो 2020 मई में हुआ था, जिसमें मालदीव्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरस और सेशेल्स को मदद पहुंचाया गया था। ठीक है, और ये सागर जो है नाम कहाँ से प्रेरित है? ये हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ही क्वाइन किया हुआ टर्म है काफ़ी साल पहले उन्होंने। इसका मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन इंडियन ओशन रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, तो ये एक ऑल इनकम्पासिंग टर्म था, जिसमें कि इंडियन ओशन रीजन में जितने भी मित्र देश हैं सबको साथ में मिलकर कैसे ट्रेड, कॉमर्स, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना है, कैसे सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है, उन सब विषय पर इसमें बात किया गया था, है ना। तो ध्यान रखेंगे मिशन सागर 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक। ये क्या है कि तीनों जो सेना का अंग है उन तीनों का ये एक एक्सरसाइज था, है ना। और ये जो है अंडमान निकोबार के टेरेसा आइलैंड पर ये एक्सरसाइज किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-1। तो इसको PSLV C49 से लॉन्च किया गया, और चूंकि ये कोविड-19 लॉकडाउन के बाद पहला लॉन्च था इसलिए मे भी इम्पोर्टेंट हो सकता है ना। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो इसलिए एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह में इसका एप्लीकेशन होगा, है ना। और ये 51st मिशन है PSLV का। ओके, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट देखते हैं वो है लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा। ये तीनों जगह का नाम हमेशा आप न्यूज़ में सुने होंगे पिछला 2-3 महीना पहले। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है, नेपाल का सीमा से सटा हुआ, जहाँ पर कि नेपाल अपना दावा ठोकता रहता है। ओके, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और इंडियन आर्मी चीफ जो है MM नरवणे, वो भी नेपाल विजिट किए थे इन मुद्दों को लेकर के, तो इसलिए भी ये तीनों प्लेस का नाम याद रखेंगे, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इंडिया, नॉर्डिक, बाल्टिक एंड CII कनक्लेव 2020। इसमें करंट अफेयर्स जैसा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं था, बस नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्री आपको पता होना चाहिए, ये GK में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नॉर्डिक कंट्री में 5 देश है, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और बाल्टिक कंट्री किसको बोलते हैं? तो ये 3 देश है, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इसको ध्यान रखेंगे। और ये कनक्लेव जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो है, ये दोनों मिल करके इसको कंबाइंड तौर पर आयोजित किया था वर्चुअल फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंडिया नेपाल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, है ना। ये रूपाई डीहा जो है ये न्यूज़ में था, इसकी वजह से मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। और उसके साथ साथ आपको जोगबनी के भी बारे में जानना चाहिए, जो कि बिहार में है, और सुनौली जो कि उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यानी कि ICP भारत और नेपाल के बीच
एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और रुपाईडीहा और नेपालगंज, ये जो विराटनगर, नेपालगंज और भैरवा लिखा हुआ है, ये मतलब नेपाल साइड का जगह का नाम है ये सब, है ना। और ये जो ऊपर में है जोगबनी, रुपाईडीहा, सुनौली, ये सब भारत साइड का जगह का नाम है जहाँ पर कि चेक पोस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो रुपाईडीहा और नेपालगंज ये दोनों जो है न्यूज़ में था रिसेंटली, क्योंकि वहाँ पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का काम शुरू हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है P-81 पोसाइडन। तो ये एक एयरक्राफ्ट है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, है ना। सर्विलेंस, एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन वारफेयर, बहुत तरह का इसका मल्टी रोल मल्टी फंक्शन एयरक्राफ्ट है ये। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि किस देश से इंडिया लिया है या फिर कौन सा कंपनी का ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो ये सब टाइप से क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है। P-81 पोसाइडन, 81 भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कंट्रीज़ फर्स्ट काउ कैबिनेट, वन लाइनर, है ना, मध्य प्रदेश। ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, बस ध्यान रखिएगा, पहला गौ कैबिनेट मध्य प्रदेश। ओके, अब विदिशा मैत्रा के बारे में देख लेते हैं। ये एक इंडियन डिप्लोमेट रही हैं जिनको कि एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस ऑफ यूएन कमेटी। तो यूएन कमिटीज़ में एक एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस होता है, उसमें जो है इनको शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम याद रखेंगे, विदिशा मैत्रा। और हमारे जो 11वें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं Y K सिन्हा या फिर यशवर्धन कुमार सिन्हा, इनका भी नाम याद रखेंगे। इनसे पहले कौन थे, बिमल जुल्का। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में, जो कि 14th कैग हैं, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इनको जो है रिसेंटली एक्सटर्नल ऑडिटर नियुक्त किया गया है। किसका एक्सटर्नल ऑडिटर, तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का, ठीक है, 3 साल के लिए, IPU का। और ही इज़ ऑल्सो एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO एंड FAO के भी वो एक्सटर्नल ऑडिटर हैं। उसके अलावा चेयरमैन है किसके, UN पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स एज वेल एज एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। मतलब कई सारा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये एक्सटर्नल ऑडिटर है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, कोई भी एक पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्जुन प्रजापति पासेस अवे। तो इनका निधन हो गया। ये कौन थे, एक रिनाउड स्कल्प्टर थे, ठीक है ना, प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। और एज वेल एज पद्मश्री भी इनको मिला हुआ था। तो कहाँ से थे ये पूछा जा सकता है आपको, तो राजस्थान से थे, याद रखेंगे, है ना। मास्टर ऑफ क्लोनिंग भी कहा जाता था और मैजिशियन स्कल्प्टर भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है सौमित्रा चटर्जी, इनका निधन हो गया। तो ये कौन थे, तो एक्टर थे, ठीक है ना। ये प्ले राइटिंग भी करते थे और कोलकाता से बिलोंग करते थे, ओके। तो एक्टिंग के फील्ड से थे, ध्यान रखेंगे। मृदुला सिन्हा, उनका भी निधन हुआ। वो गोवा की फॉर्मर जो है गवर्नर रह चुकी थी, ठीक है ना, और वो बिहार से बिलोंग करती थी, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रवि बेलगेरे का निधन हुआ, और वो जर्नलिस्ट और राइटर थे, कर्नाटका से थे, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जिनका निधन हो गया उस मंथ, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है सागर कवच के बारे में। तो सागर कवच क्या है, तो सागर कवच एक जॉइंट ड्रिल या एक्सरसाइज है। किसका, इंडियन नेवी का, इंडियन कोस्ट गार्ड, पुलिस, फिशरमैन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सब का ये जॉइंट एक ड्रिल है, ठीक है। इसको उड़ीसा और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सौजन्य से इसको आयोजित करवाया गया था, ठीक है ना। तो इसका मुख्य मकसद क्या है कि मुंबई अटैक्स जो हुए थे 26/11, वैसा उन अटैक्स के तरह कोई दूसरा अटैक ना हो, इससे जो है प्रिवेंट करने के लिए वैसा कोई अटैक ये एक्सरसाइज किया जाता है, ठीक है। सागर कवच याद रखेंगे, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं रामसार साइट्स के बारे में। तो देखिए, रामसार साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट में भी इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। 2018 तक जो है रामसार साइट्स 27 था, है ना। 2019 में फिर 10 और बढ़ गया, और उसके बाद अगेन जो है अभी 5 और बढ़ गया 2020 में आपका, ठीक है। तो अभी टोटल 42 रामसार साइट हो गया है देश में। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारा नया रामसार साइट जुड़ा है पिछले 2 साल में। सब एटलीस्ट किस स्टेट में है उतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2020 का पाँचों है वो यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है। तो लोनार लेक बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। सूर सरोवर या कीथम लेक जिसको बोलते हैं वो आगरा उत्तर प्रदेश में है। सोकर वेटलैंड कम्प्लेक्स जो कि लद्दाख में है। असन कंजर्वेटरी रिजर्व उत्तराखंड में। कबरताल वेटलैंड बिहार में है, ठीक है। टोटल 42 रामसार साइट्स हो गया है इंडिया में, जो कि साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी। तो प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी क्या है कि ये
फाउंडेशन, डेल टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, सबका कंबाइंड रूप से ये इनिशिएटिव है। ठीक है, इसमें क्या है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाएगा और करियर मेंटरिंग, ठीक है ना, ऑनलाइन स्किल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा और मार्केट के अनुसार ट्रेनिंग दिया जाएगा लोगों को। तो बेसिकली ये स्किल डेवलपमेंट एक प्रोग्राम है और इसमें ये सब जो है उस प्रोग्राम के इनिशिएटर हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, डेल टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, इन सभी के सौजन्य से ये प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं स्टैचू ऑफ पीस। रिसेंटली वर्चुअली जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उद्घाटन किए। तो एक्चुअली ये स्टैचू ऑफ पीस किस अवसर पर उद्घाटन हुआ, तो 151st बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस हुआ। उसमें किसका हुआ, जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। ठीक है, तो इन्हीं का 151st बर्थ एनिवर्सरी था और उसी अवसर पर प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया स्टैचू ऑफ पीस। कहाँ पर किया वो पूछा जा सकता है, तो राज्य का नाम पूछेगा तो राजस्थान, ज़्यादा स्पेसिफिक हुआ तो जेठपुरा पाली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज़ फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, है ना। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली वाटर प्रोजेक्ट है, सोलर बेस्ड है, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन था वो हमारे जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पीएम कुसुम। ये आप ऐसे भी ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है पेपर 1 में, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वाला पार्ट में। ठीक है, तो इसके तहत कितना टारगेट रखा गया है सोलर पावर का, तो वो टारगेट ही एक्चुअली रिवाइज हुआ था, इसलिए ये न्यूज़ में था। प्रोग्राम तो ये पहले का ही है। ठीक है, तो बाय 2022 30.8 गीगावाट इसमें सोलर पावर का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोग्राम है। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर नहीं, कंफ्यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या है, सोलर पंप्स वगैरह इंस्टॉल किया जाएगा, ग्रिड कनेक्टेड सोलर एंड अदर रिन्यूएबल पावर प्लांट्स वगैरह लगाया जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं WEF G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ अलायंस। इसमें क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 36 शहरों का चयन किया है इस G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस के लिए। ठीक है ना, इसके लिए एक रोड मैप बनाने का चल रहा है प्रोग्राम, तो उसी में 36 शहरों का चुनाव हुआ है। तो 4 शहर जो हैं भारत से भी चुने गए हैं, बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद। तो ये चारों ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है भारत से कौन 4 शहर WEF ने चुना है G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ अलायंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वीमेंस IPL के बारे में, जिसको BCCI वीमेंस T20 चैलेंज टाइटल भी बोलते हैं। तो कौन जीता वो पूछा जा सकता है, तो IPL ट्रेल ब्लेजर्स टीम का नाम है, कैप्टन स्मृति मंधाना थी और उन्होंने किसको हराया, तो IPL सुपर नोवाज को, जो कि इससे पहले 2 बार चैंपियन रह चुकी हैं। ठीक है, ये तीसरा एडिशन था, तो पहला 2 बार IPL सुपर नोवाज ने जीता था। ठीक है, और IPL सुपर नोवाज की कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर। ये तीसरा एडिशन था वीमेंस IPL का, 3 टीम ही पार्टिसिपेट बस इसमें किया था, है ना। और थर्ड टीम जो था, एक तो देख लिए आप IPL ट्रेल ब्लेजर्स, एक IPL सुपर नोवाज, और थर्ड टीम था IPL वेलोसिटी, जिसको कि मिथाली राज ने लीड किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रेस बिजनेस ब्राइबरी रिस्क 2020। ओके, इसमें इंडिया का रैंक ध्यान रखेंगे 77th है। सबसे बेहतर, सबसे कम ब्राइबरी का खतरा कहाँ है, सबसे कम रिश्वत का खतरा है डेनमार्क में और सबसे ज़्यादा नॉर्थ कोरिया में। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में एक लाइट करंट अफेयर है कि 1 मिलियन फॉलोवर उसके ट्विटर पे हो गए थे, तो पता नहीं क्यों ये उतना न्यूज़ बना था, आई डू नॉट नो, लेकिन ध्यान रखिएगा फर्स्ट सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड टू अचीव, पहला सेंट्रल बैंक है जो कि ट्विटर पर जिसके 1 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं। अब ये सब भी अब न्यूज़ होता है, तो क्या कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में। तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ है पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश में है ना, और रिसेंटली यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था, न्यूज़ में है। ठीक है ना, बायोस्फीयर रिजर्व वो पहले से भी था, लेकिन अब वो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है, या जिसको कहते हैं कि बायोस्फीयर नेटवर्क जो है, ठीक है, उसमें इसको शामिल कर लिया गया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक, और इसके थ्रू होकर कौन सा नदी बहता है, तो केन नदी बहता है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स इसके विषय में याद रखेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं T/2, ठीक है ना, T/2 टाइगर अवार्ड। तो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है जो कि उत्तर प्रदेश में है। ओके, जिससे टाइगर का संख्या दोगुना कौन कर लिया है स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में, तो ये अवार्ड उसी को दिया जाता है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जल्लीकट्टू, जो कि एक मलयालम फिल्म है ना। इसका इंडिया का ऑफिशियल एंट्री था 93rd ऑस्कर्स 2021 में, और इसको डायरेक्टर इसके कौन थे, LJ पेलिसेरी। और ये एक शॉर्ट स्टोरी माओइस्ट पर बेस्ड है जिसको कि S हरीश ने लिखा है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जल्लीकट्टू मलयालम फिल्म के बारे में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन। ये कौन है, तो ये फर्स्ट चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब हाल ही में बनाया गया है, ठीक है, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, तो इसलिए इसके पहले चेयरमैन है, तो मे बी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रिप यानी कि डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इसके लिए रिसेंटली जो है 10,000 करोड़ रुपए के आसपास अप्रूव किया गया है, तो इसलिए ये वापस न्यूज़ में आ गया है। काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है ना। और एक फैक्ट ये है कि इंडिया में जो है थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम्स है USA और चाइना के बाद, यानी USA में सबसे ज़्यादा डैम्स है, उसके बाद इंडिया में है। ठीक है, यहाँ पे मेजर डैम्स का बात हो रहा है। ठीक है, डैम्स का क्षमता के अनुसार मेजर, मीडियम, माइनर डैम्स होता है, तो यहाँ पे उस तरह का डैम का बात हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम्स जो है वो इंडिया में है। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो है वो पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या है कि केरल जो है वो बेस्ट गवर्नड स्टेट के रूप में उभरा है। ठीक है ना, यानी केरल में सबसे बढ़िया गवर्नेंस है और यूपी में सबसे बुरा गवर्नेंस है। ठीक है ना, इसमें अलग अलग कैटेगरी में ये रैंकिंग दिया गया था, जैसे केरल, यूपी वगैरह लार्ज स्टेट में आता है। हमारा झारखंड भी लार्ज स्टेट में आता है, तो झारखंड का रैंक था 15th, और लार्ज स्टेट कैटेगरी में टोटल 18 स्टेट था, तो मतलब 18 स्टेट में केरल फर्स्ट, यूपी लास्ट, और झारखंड जो है वो 15वें स्थान पर था। ठीक है, अच्छा, स्मॉल स्टेट कैटेगरी में 11 स्टेट को रखा गया था, उसमें गोवा जो है बेस्ट रहा और मणिपुर जो है सबसे बुरा रहा, है ना। और यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में 7 यूनियन टेरिटरी को शामिल किया गया था, जिसमें कि चंडीगढ़ बेस्ट हुआ और दादरा एंड नगर हवेली जो है वो सबसे बुरा हुआ। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे, नंबर्स पे ध्यान नहीं देंगे, हो सकता है सब शामिल नहीं हुआ होगा या फिर चेंज भी हो गया है। अब तो दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव अब एक हो गया है ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख अब 2 हो गया है, तो इसलिए वो सब उतना ध्यान नहीं देंगे। बट ये वाला याद रखेंगे, झारखंड का रैंक, और केरल फर्स्ट है लार्ज स्टेट कैटेगरी में, और यूपी लास्ट है लार्ज स्टेट कैटेगरी में। केरल, यूपी और झारखंड, ये 3 याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं रो पैक्स टर्मिनल इनॉग्रेटेड। ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ, कहाँ पर हुआ, हजीरा गुजरात में। ठीक है, यहाँ पर रो पैक्स फेरी वेसल यानी कि एक वोएज सिम्फनी नाम का रो पैक्स फेरी वेसल चलाया जा रहा है, जो कि हजीरा और घोघा को कनेक्ट करेगा। तो दोनों के बीच जो है सड़क मार्ग से दूरी काफ़ी ज़्यादा था, अब वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, रो पैक्स टर्मिनल जो है इनॉग्रेट हुआ है गुजरात में। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है आपसे किस राज्य में इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0। एम यानी कि अटल इनोवेशन मिशन, और सीरियस जो कि रसिया का इनोवेशन प्रोग्राम चला रहा है। तो इन दोनों का एक कोलैबोरेशन है, एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0। तो ये इंडिया और रसिया के स्कूली बच्चों के लिए है ना। तो इस तरह का अपने तरह का ये पहला इंडो रसियन बायलेटरल यूथ इनोवेशन इनिशिएटिव है। तो ध्यान रखेंगे, एम सीरियस भारत और किस देश का प्रोग्राम है, तो रसिया का। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत योजना। तो इसमें जो है जो कंपनियां हैं वो ज़्यादा लोगों को अपना एम्प्लॉयमेंट दे, उसको बढ़ावा देने के लिए ये योजना बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है पे करेगा EPF कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, पूरा एम्प्लॉय का 12% होता है और एम्प्लॉयर का 12% होता है, तो दोनों 24% जो है वो गवर्नमेंट पे करेगा, है ना। किस कंपनी को, ऐसा कंपनी जिसके पास की 1,000 से कम एम्प्लॉय है। ठीक है ना, या 1,000 तक जिसका एम्प्लॉय है क्षमता, वैसा कंपनी में गवर्नमेंट 24% पूरा EPF कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट पे करेगा। ठीक है, और सिर्फ 12% यानी कि सिर्फ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पे करेगा अगर जो कंपनी है उसमें 1,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक, तो 1,000 से कम एम्प्लॉय तो पूरा 24% गवर्नमेंट देगा, और 1,000 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय है तो फिर 12%, यानी कि सिर्फ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट देगा। ठीक है, कंडीशन ये है
कि अगर 50 एम्प्लॉई से कम स्ट्रेंथ है तो आपको कम से कम 2 एम्प्लॉई आप नया नियुक्त करते हैं, तभी आप इस बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। और अगर 50 एम्प्लॉई से ज़्यादा है आपके पास तो कम से कम 5 नया एम्प्लॉई आपको शो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि हम 5 नया एम्प्लॉई नियुक्त किए हैं, इसलिए हमको बेनिफिट दिया जाए। ठीक है, और ये वैसा एम्प्लॉई के लिए है जो कि 15,000 रुपये से कम कमाते हैं। ठीक है, और ये 2 साल के लिए है। ठीक, ये 2 साल के लिए, ये भी आपको पूछा जा सकता है। 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक ये स्कीम ऑपरेशनल रहेगा। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है ना, कोविड के बाद का ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसका सारा प्रोविजंस याद रखेंगे। आपको हो सकता है ये मल्टीपल ऑप्शन वाला में भी आ जाए, जिसमें किसी स्कीम के बारे में 3-4 पॉइंट दिया रहता है और उसमें से आपको बताना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत। नेक्स्ट देखते हैं लीलावती अवार्ड 2020। तो ये जो है लॉन्च किया गया यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा। और लीलावती, इसका जो कंप्लीट नेम है वो है लीलावती अवार्ड 2020 AICTE इनोवेटिव एजुकेशन प्रोग्राम टू एम्पावर वीमेन। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE। और थीम जो था वुमेन एम्पावरमेंट था। इसमें क्या है कि जितने भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस के अगर वो हैं, ठीक है ना, तो उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा सॉल्यूशन प्रेजेंट करने का। ठीक है ना, किस चीज़ का सॉल्यूशन? तो प्रिवलेंट सोशल इशूज़ जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एंड न्यूट्रिशनल डिस्पैरिटी, मैटरनल मोर्टालिटी, ह्यूमन राइट्स एटसेट्रा। इन सब का जो मुद्दा है समाज में, इस पर क्या समाधान है उसको प्रेजेंट करने का इन लोगों को अवसर दिया जाएगा, इन गर्ल स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये लीलावती अवार्ड बेसिकली इन्हीं गर्ल्स में से किन्हीं को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लीलावती अवार्ड के बारे में ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो है ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस, यानी कि गीता। तो ये एक तरह का PPP अलायंस है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अलायंस है। किसके बीच है? तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बोर्ड है, और CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, इन दोनों के बीच का एक अलायंस है, एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये जो है इसका 9th फाउंडेशन डे हुआ था। इसमें थीम था आत्मनिर्भर भारत। और ये जो है ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस, बेसिकली इसका मैंडेट जो है वो है टू स्टिमुलेट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट इन R&D, ठीक है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वो है यूरोपियन ग्रीन डील। तो यूरोपियन ग्रीन डील जो है वो, इसमें एम क्या है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो क्लाइमेट न्यूट्रल करना है यूरोप को बाय 2050। क्लाइमेट न्यूट्रल करने का क्या मतलब होता है कि आप जितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, उतना ही कार्बन जो है आप मतलब एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ कुछ ऐसा टेक्निक्स लगाए हैं, ठीक है, पेड़ पौधा से लेकर के, मतलब आर्टिफिशियल से लेकर नेचुरल, हर एक तरह का आप जो है उसमें जोर लगा दिए हैं और कार्बन को आप एटमॉस्फेयर से कम करने का कोशिश कर रहे हैं। तो वही हो गया कार्बन न्यूट्रल, क्योंकि कार्बन नहीं प्रोड्यूस हो ये तो काफ़ी मुश्किल है, तो इसीलिए जितना प्रोड्यूस हो उतना हम एब्जॉर्ब भी कर लें, यही मकसद है कार्बन न्यूट्रलिटी का। ठीक है, तो यूरोपियन ग्रीन डील, या फिर सिंपली आपको क्वेश्चन में ये भी दिया रह सकता है कि न्यू ग्रीन डील जो है आजकल आपको न्यूज़ में सुनने में आ रहा है वो किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा यूरोपियन यूनियन से। ठीक है, ग्रीन डील 2-3 कॉन्टिनेंट में चल रहा है अभी, तो इसीलिए मे भी सिर्फ ग्रीन डील बोलकर आपको क्वेश्चन नहीं देना चाहिए उसको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं TIARA 2020, यानी कि ट्रस्ट, आइडेंटिफाई, अट्रैक्टिव, रिस्पेक्ट, अपील। ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स के द्वारा रिलीज़ किया गया है TIARA 2020। यह क्या है? इंडियन जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका एक कम्प्रिहेंसिव स्टडी है। तो इसमें इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मुझे लगा वो सब यहाँ पर मैंने दे दिया है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारा इसमें और कैटेगरीज था जिसके लिए कि लिस्ट में शामिल किया गया था जिनको। ठीक है, तो दीपिका पादुकोण है मोस्ट ब्यूटीफुल, मिथाली राज मोस्ट ब्यूटीफुल एमॉन्ग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़, अमिताभ बच्चन मोस्ट रिस्पेक्टेड, अक्षय कुमार मोस्ट अपीलिंग, विराट कोहली मोस्ट ट्रेंडी। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो मैंने यहाँ पे शामिल किया है। इसके अलावा भी काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट था इनका। ओके, तो ध्यान रखिएगा TIARA 2020 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स के द्वारा निकाला गया है। और हाउ टू बी ए राइटर, ये एक बुक है रस्किन बॉन्ड का, पूछा जा सकता है, हाल ही में लॉन्च हुआ है इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं एलेक्सिस वास्टिन इंटरनेशनल बॉक्सिंग 2020। ये 3 बॉक्सर का नाम याद रखिएगा, आपको स्पोर्ट्स सेक्शन में भी इससे पूछा जा सकता है। अमित पंघाल, आशीष कुमार और संजीत, तीनों ने गोल्ड जीता इस बॉक्सिंग टूर्नामेंट में, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है सर्व पावर। सर्व पावर यानी पावर का फुल फॉर्म है प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको लॉन्च किया गया है यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, और ये एक्सक्लूसिवली वीमेन साइंटिस्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है टू मिटिगेट जेंडर डिस्पैरिटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च में जनरली महिलाओं का संख्या कम होता है, तो इसी को ये डिस्पैरिटी को मिटाने के लिए ये सर्व पावर नाम का स्कीम जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सर्व पावर जेंडर इनइक्वालिटी जो है, जेंडर डिस्पैरिटी जो है उसको कम करने के लिए लॉन्च किया गया है यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट है मालाबार 2020। ये क्या है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है ना, नेवल एक्सरसाइज है टू बी प्रिसाइज। ये 2 फेज़ में हुआ, फेज़ 1 बे ऑफ बंगाल में हुआ और फेज़ 2 जो हुआ वो अरबियन सी में हुआ। ठीक है, इसमें 4 देश भाग लेते हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया 2 बार काउंट हो गया, यूएस है। ठीक है, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया है ना। ऑस्ट्रेलिया जनरली पार्टिसिपेट नहीं करता था पर इस बार पार्टिसिपेट किया है। बेसिकली ये 3 ही देश का एक्सरसाइज होता था। इनिशियली जापान भी नहीं था, सिर्फ इंडिया और यूएसए था। ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़ा बड़ा होते जा रहा है अब ये मालाबार 2020, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पैंडिमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। ठीक है, ये तमल बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ है, तमाल बंदोपाध्याय टू बी प्रिसाइज, है ना। तो ध्यान रखेंगे पैंडिमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। और प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, एक वन लाइनर, ये देहरादून म्यूनिसिपालिटी जो है इसको चलाया था, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा कैची है, पूछा जा सकता है ना। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, देहरादून। नेक्स्ट है सतीश प्रसाद सिंह पासेस अवे। सतीश प्रसाद सिंह का निधन के बारे में तो पूछा जा सकता है किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। हालांकि ये बहुत कम दिन के लिए रहे थे, बट ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे पहले। ठीक है, उसके बाद यूथु वेदिका स्कीम कौन सा स्टेट लॉन्च किया है, पूछा जा सकता है तेलंगाना। ठीक है ना, फार्मर्स को हायर रिटर्न्स मिल सके उनके प्रोड्यूस पर, उनका उपज के ऊपर, उसके लिए ये स्कीम है। ओके, अदर स्टेट का है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखेंगे तेलंगाना का है, और फार्मर्स प्रोड्यूस को हायर रिटर्न दिलाने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है एमेट लीही अवार्ड। इसमें क्या है कि दिनेश कात्रे ये पहले इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है ना, इसको सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा इसको दिया जाता है ना। तो इसमें क्या है, ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जिसमें किसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, वैसे पर्सन्स को जिनका कंट्रीब्यूशन है रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के फील्ड में। ओके, तो दिनेश कात्रे पहले इंडियन अवार्ड को जीतने वाले, पहले जो भी होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं न्याय कौशल के बारे में। तो न्याय कौशल क्या है, न्याय कौशल जो है एक तरह का वर्चुअल कोर्ट है। ठीक है ना, ई रिसोर्स सेंटर एंड वर्चुअल कोर्ट है फॉर ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट टू इनेबल स्पीडी जस्टिस फॉर लिटिगेंट्स। तो यहाँ पर आपको ये पूछा जा सकता है कि न्याय कौशल है वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, तो नागपुर महाराष्ट्र में। ओके, कौन इनॉग्रेट किया, तो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया, है ना। और ये एक तरह का ई रिसोर्स सेंटर है और वर्चुअल कोर्ट है। ठीक है ना, मामलों का जल्दी से निपटारा करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं शशि शेखर वेम्पति कमेटी। ओके, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इसको गठित किया है। और आपको पता होगा टीआरपी को लेकर के बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था कुछ टाइम पहले देश में। ठीक है ना, फर्जी टीआरपी वगैरह का मुद्दा काफ़ी उठ रहा था, तो उसी को देखने के लिए ये कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है, टू रिव्यू गाइडलाइंस ऑन टेलीविज़न रेटिंग एजेंसीज या टीआरपी जिसको आप बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन हाईली कमेंडेड अवार्ड। एक्चुअली ये एक अवार्ड है, इसमें हाईली कमेंडेड अवार्ड इसको बोलते हैं। ठीक है ना, ये वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट जो कि लंदन में है उसी के द्वारा ये दिया जाता है, हाईली कमेंडेड अवार्ड, है ना। तो ये जो केरला टूरिज़्म को दिया गया है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म इन्होंने पैंडेमिक के दौरान दिखाया, प्रदर्शित किया कि कैसे किया जा सकता है टूरिज़्म अच्छे से सेफ्टी के साथ पैंडेमिक के दौरान। तो इसीलिए केरला टूरिज़्म को ये हाईली कमेंडेड अवार्ड मिला है वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन के द्वारा। नेक्स्ट तेजपुर लीची कहाँ का है पूछा जा सकता है, असम का। क्यों पूछेगा, क्योंकि इसको जीआई टैग मिला है हाल ही में। ओके, नेक्स्ट है विद्या बालन का एक मूवी था नटखट। ठीक है ना, शॉर्ट फिल्म है, ये ऑस्कर में एंट्री लिया था बेस्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आपको भी पता होगा ऑस्कर का तो सारा शॉर्ट लिस्ट ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है ना, ये सब फिल्म शॉर्ट लिस्ट में जगह नहीं बनाया है। ठीक है, बट एंट्री लिया था इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया है, ध्यान रखिएगा।
ओके। और अमेजन्स फर्स्ट ऑल वीमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर, तो ये बेंगलुरु में अमेजन ने लॉन्च किया है, ठीक है, ऑल वीमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर। ओके। अच्छा, नेशनल वाटर अवार्ड्स 2019 के बारे में, तो बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको मिला? तमिलनाडु को, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड। ओके, तो वाटर मैनेजमेंट में बेस्ट स्टेट का अवार्ड तमिलनाडु को दिया गया। नेक्स्ट है लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ओके, अगेन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस स्टेट में है आपसे ये पूछा जा सकता है, तो हिमाचल प्रदेश। किस नदी पर है ये भी पूछा जा सकता है, तो सतलज नदी पे, ठीक है, इतना डिस्ट्रिक्ट का नाम इतना ज़रूरी नहीं है, पर हिमाचल प्रदेश और सतलज नदी पर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है ईडल गिव हुरून इंडिया फिलंथ्रॉपी लिस्ट 2020, ठीक है ना, फिलंथ्रॉपी लिस्ट यानी कि जो दान वगैरह करते हैं ज़्यादा, तो इसमें विप्रो के जो फाउंडर हैं अजीम प्रेम जी, वो नंबर 1 रैंक किए हैं, यानी सबसे ज़्यादा दान वही किए थे, ठीक है ना। तो 2020 में अजीम प्रेम जी जो हैं इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहे हैं। अच्छा, आईपीएल भी संपन्न हुआ था नवंबर 2020 में, तो उसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स है। क्रिकेट काफ़ी पसंदीदा विषय रहा है इन सब एग्ज़ाम्स में, तो ध्यान रखिएगा सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये 13वां आईपीएल था, यूएई में हुआ था। मुंबई इंडियंस 5वीं बार ये अवार्ड जीता, मतलब आईपीएल जीता। और रनर कौन रहा? दिल्ली कैपिटल्स। ऑरेंज कैप केएल राहुल, यानी सबसे ज़्यादा रन बनाया इन्होंने। पर्पल कैप कगिसो रबाडा, दिल्ली कैपिटल्स के, यानी कि सबसे ज़्यादा विकेट लिया इन्होंने। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो रहे वो जोफ्रा आर्चर, राजस्थान रॉयल्स के, ठीक है। और मोस्ट वैल्यूएबल मतलब ये मूल्यवान, इसको इन कैपिटल टर्म्स मतलब मनी टर्म्स में मत समझ लीजिएगा, ठीक है, ये एक अलग ऐसे ही रेटिंग है कि सबसे मूल्यवान प्लेयर कौन रहे, जो सबसे ज़्यादा अपना जितना वो उनको लिया गया था, जितना वैल्यू में, उसके अनुसार उन्होंने परफॉर्म किया कि नहीं, तो मतलब टीम के लिए कितना मूल्यवान रहे उस बेसिस पर इसको दिया जाता है, ठीक है। तो जोफ्रा आर्चर, राजस्थान रॉयल्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं वो है डोबरा चाटी पुल। तो ये उत्तराखंड में ये पुल का उद्घाटन हुआ है। ये कंट्री का यानी देश का लॉन्गेस्ट सिंगल लेन मोटरेबल ब्रिज है, ठीक है, तो इसलिए कंट्रीज़ लॉन्गेस्ट है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। डोबरा चाटी पुल उत्तराखंड। ओके। नेक्स्ट है अरहम ओम तलसानिया के बारे में। तो ये छः साल के हैं, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद के रेसिडेंट हैं ये, और इनका नाम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है, इसलिए ये न्यूज़ में थे। एक्चुअली गिनीज़ के द्वारा जो प्रोग्राम एक आयोजित किया जाता है सॉफ्टवेयर से संबंधित है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, तो उसमें जो है वो एक्सेल किए और वो गिनीज़ बुक में उनका नाम दर्ज हुआ। तो अरहम ओम तलसानिया नाम याद रखेंगे, ठीक है, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टॉय म्यूज़ियम। तो ये गुजरात में प्लान किया जा रहा है बनाने का टॉय म्यूज़ियम, यानी कि खिलौना संग्रहालय, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल 2021, जो अनाउंस हुआ है नवंबर में कि वो गोरखपुर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वो है इंटर स्टेट माइग्रेशन इंडेक्स। ओके, ये एक मुंबई बेस्ड रिसर्च नॉन प्रॉफिट इंडिया माइग्रेशन नाउ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये इंडेक्स निकालता है, ठीक है। तो इसमें केरला को जो है सबसे बेहतरीन स्टेट माना गया है माइग्रेशन पॉलिसी के लिए, ठीक है। पेंडेमिक के दौरान काफ़ी माइग्रेशन हुआ, तो इसलिए जो माइग्रेशन रिलेटेड जो इंडेक्स वगैरह है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे केरला जो है बेस्ट परफॉर्म किया इस इंडेक्स में, इंटर स्टेट माइग्रेशन इंडेक्स में। किसका निकाला जाने वाला ये इंडेक्स है वो मे भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एयर केयर। तो ये गुरुग्राम हरियाणा में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है, एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल परचेज पैक्ट। इसमें हाल ही में कुछ डेवलपमेंट हुआ है 4-5 दिन पहले, इंपॉर्टेंट, बट ध्यान रखिएगा ये फिलीपींस और इंडिया के बीच का पैक्ट है, ठीक है। फिलीपींस जो है इंडिया से लेगा ब्रह्मोस मिसाइल, तो उसी विषय में ये है, ठीक है, नॉट द अदर वे राउंड, यानी इंडिया नहीं लेगा उससे, फिलीपींस लेगा हमसे। नेक्स्ट देखते हैं वो है संचामन लिम्बो, ठीक है ना, इनका निधन हो गया, तो पूछा जा सकता है वो कहाँ के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, तो वो सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं पहले। लोकल फॉर दिवाली अभियान, ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का लॉन्च किया हुआ है, लोकल फॉर दिवाली अभियान। ओके, तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का है, ऐसे आपको पूछा जा सकता है कौन सा मिनिस्ट्री लॉन्च किया था ये हैशटैग या फिर ये अभियान, ठीक है। उसी तरह वर्ल्ड्स यंगेस्ट ऑथर एंड ग्रैंड मास्टर इन राइटिंग, ये दो अलग अलग डेजिग्नेशन है। वर्ल्ड्स यंगेस्ट ऑथर कोई दूसरा
ऑर्गेनाइजेशन दिया और ग्रैंड मास्टर इन राइटिंग कोई दूसरा दिया, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन दिया, सिंपली आपसे पूछा जा सकता है किसको दिया गया है, ठीक है। तो वो है अभिजीता गुप्ता, ठीक है ना। वो मात्र 7 साल की हैं, ठीक है, और उनको जो है वर्ल्ड्स का यंगेस्ट ऑथर का भी खिताब मिल गया और ग्रैंड मास्टर इन राइटिंग का भी खिताब मिल गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो ये था नवंबर महीने का नेशनल इशूज़ से रिलेटेड करेंट अफेयर्स। बाकी प्लेलिस्ट यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा करेंट अफेयर्स का। बहुत जल्द ही दिसंबर, जनवरी, फरवरी का कवर कर दिया जाएगा ताकि आपको जेपीएससी में सुविधा हो, ठीक है। और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। ओके देन, थैंक यू।